आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलट रहे हैं जिसने लाखों लोगों के सोचने का, उनके व्यवहार का तरीका बदला है। हाँ, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय रिश्तों और प्रभावी संचार की एक पूरी गाइड बुक है। सही कहा। कभी सोचा है कुछ लोग क्यों इतनी आसानी से दोस्त बना लेते हैं, विश्वास जीत लेते हैं और अपने आसपास के लोगों पर इतना गहरा असर डालते हैं, जबकि दूसरों के लिए ये पहाड़ चढ़ने जैसा होता है? हाँ, ये होता है। क्या ये कोई जन्मजात हुनर है या ऐसे सीखा जा सकता है? ये सवाल तो बहुत ही बुनियादी है और इसका जवाब हमें कार्नेगी की किताब में मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब सोचिए 1936 में आई थी। 1936, लगभग 90 साल पहले। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके सिद्धांत आप देखिए, आज भी उतने ही ताजे लगते हैं, उतने ही जरूरी, शायद आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में और भी ज्यादा। हाँ, ये डिजिटल कनेक्टिविटी का दौर है। बिल्कुल, लोगों को समझना, उनसे ईमानदारी से जोड़ना और उन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालना, ये सिर्फ सामाजिक कौशल नहीं है। नहीं, ये एक कामयाब और कह सकते हैं एक संतुष्ट जीवन के आधार हैं। बिल्कुल। और किताब का टाइटल भले ही लोगों को जीतना या प्रभावित करना जैसा लगे, हाँ, टाइटल थोड़ा वैसा है, पर इसका सार शायद कहीं ज्यादा गहरा है। ये दूसरों को समझने, उन्हें सम्मान देने के बारे में ज्यादा है। सही। बिल्कुल सही। चलिए इस किताब की तहों में उतरते हैं, देखते हैं कि आज के दौर में हम इससे क्या सीख सकते हैं। क्या ये सिद्धांत वाकई काम करते हैं? जरूर। एक आम मंजर सोचिए, मान लीजिए किसी ऑफिस का। ठीक है। वहाँ हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो सबका पसंदीदा लगता है। हाँ, होता है ऐसा। टीम के सदस्य उनसे सलाह लेना पसंद करते हैं, क्लाइंट्स उनके साथ काम करके खुश होते हैं, मैनेजमेंट भी उनकी काबिलियत पहचानता है। जी। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो सिर्फ ज्यादा बात करते हैं इसलिए? शायद नहीं, सिर्फ बातूनी होने से ऐसा नहीं होता। गहराई से देखें तो पता चलता है कि उनकी बातचीत में एक ईमानदारी होती है। वो सुनते ज्यादा हैं। सुनना ये जरूरी है। और लोगों को महसूस कराते हैं कि उनकी बात मायने रखती है। आप बिल्कुल सही मुद्दे पर हैं। कार्नेगी का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसी से जुड़ा है। अच्छा। उनका एक मशहूर कथन है। उसका सार यह है कि आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाकर। सच्ची दिलचस्पी? हाँ, सच्ची दिलचस्पी। सिर्फ 2 महीनों में उतने दोस्त बना सकते हैं जितने आप लोगों को खुद में दिलचस्पी दिलाने की कोशिश करके 2 सालों में भी नहीं बना पाते। 2 महीने बनाम 2 साल? हाँ, पर यह ध्यान देने वाला शब्द है सच्ची। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं या अपना मतलब निकालने के लिए नहीं होनी चाहिए। जेन्युइन होनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप वाकई किसी व्यक्ति में, उसकी सोच में, उसके अनुभवों में रुचि लेते हैं, तो आप सिर्फ जानकारी नहीं पाते, आप एक पुल बनाते हैं। पुल? कैसा पुल? विश्वास का, सम्मान का, आपसी समझ का पुल। ये सच्ची दिलचस्पी दिखाना आजकल कितना मुश्किल हो गया ये। है तो। जहाँ हर कोई बस अपनी कहना चाहता है, अपनी प्रोफाइल चमकाना चाहता है। हाँ, वो मी वाला एटीट्यूड। हाँ, सच्ची दिलचस्पी का मतलब सिर्फ हाँ हूं करना तो नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्ची दिलचस्पी का मतलब है सक्रिय रूप से सुनना। एक्टिव लिसनिंग। जी हाँ, सामने वाले की बात को सिर्फ कानों से नहीं, दिमाग और दिल से सुनना, उनके शब्दों के पीछे की भावना को समझने की कोशिश करना, प्रासंगिक सवाल पूछना, ऐसे सवाल जो दिखाते हो कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई सहकर्मी अपनी किसी मुश्किल के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो सिर्फ सिर हिलाने के बजाय आप कह सकते हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि आपको इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती ये लग रही है। अच्छा, यानी उनकी बात को पैराफ्रेज करना। हाँ, पुष्टि करना कि आपने ध्यान दिया है और आप उनकी बात को महत्व दे रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कार्नेगी का पहला व्यवहारिक सबक आता है। आलोचना ना करें, निंदा ना करें, शिकायत ना करें। हाँ, ये तीनों चीजें। हम अक्सर कितनी जल्दी दूसरों की गलतियां या कमियां गिनाने लगते हैं, शायद सुधारने के इरादे से ही सही। हाँ, इरादा शायद नेक हो, पर इसका असर उल्टा होता है। हाँ, क्योंकि आलोचना चाहे कितने भी अच्छे इरादे से की गई हो, लगभग हमेशा सामने वाले को रक्षात्मक बना देती है, डिफेंसिव मोड में ले आती है। बिल्कुल, कोई भी अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता। जाहिर है, आलोचना सीधे व्यक्ति के अहम पर, ईगो पर चोट करती है। और नतीजा होता है मनमुटाव, गुस्सा या फिर
संवाद का पूरी तरह बंद हो जाना, बातचीत ही खत्म। कार्नेगी कहते हैं कि किसी को बदलने या सुधारने की कोशिश करने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझने की कोशिश। हाँ, उनके कामों के पीछे के कारण क्या हैं, उनके हालात क्या हैं, ये जानने का प्रयास करना चाहिए। ये ज्यादा फायदेमंद भी है, दिलचस्प भी है। सही। और इसी से सहानुभूति और सहिष्णुता पैदा होती है, एम्पैथी। लेकिन एक सवाल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कभी फीडबैक दे ही नहीं? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर टीम में कोई सदस्य लगातार गलती कर रहा है या कोई व्यवहार वाकई समस्या पैदा कर रहा है, तो क्या उसे अनदेखा कर दें? नहीं, अनदेखा नहीं करना है। यही बारीक समझने की जरूरत है। अच्छा। कार्नेगी आलोचना, निंदा और शिकायत से बचने को कहते हैं। इसका मतलब है सीधे तौर पर दोष मढ़ने या नेगेटिव लेबल लगाने से बचना। ठीक है। रचनात्मक प्रतिक्रिया या फीडबैक इससे अलग है। कैसे अलग है? रचनात्मक फीडबैक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार या काम पे केंद्रित होता है। पर्सन पर नहीं, एक्शन पर। बिल्कुल। बिल्कुल। इसका उद्देश्य सुधार करना होता है, नीचा दिखाना नहीं। उदाहरण के तौर पर? जैसे ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा देर से रिपोर्ट भेजते हो, तुम गैर जिम्मेदार हो। हाँ, ये तो सीधा अटैक हुआ। हाँ, इसकी जगह आप कह सकते हैं, मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से रिपोर्ट समय पर नहीं आ पा रही है। क्या कोई खास वजह है? क्योंकि जब रिपोर्ट समय पर मिलती है तो पूरी टीम का काम आसान हो जाता है। तो यह फोकस व्यवहार पर है और उसके असर पर। जी हाँ, व्यक्ति पर हमला नहीं है। समझने की कोशिश पहले आती है, दोष बाद में, या शायद कभी नहीं। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार पर फोकस करना, व्यक्ति पर नहीं। और जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो सम्मान वो अपने आप झलकता है। हाँ, सम्मान। और इसी सम्मान को दर्शाने का एक और शक्तिशाली तरीका कार्नेगी बताते हैं। कौन सा? लोगों के नाम याद रखना। ओ हाँ, ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है। लगती तो है। छोटी जरूर है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। कार्नेगी कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। सबसे मधुर ध्वनि। हाँ, सोचिए, जब कोई आपको आपके नाम से बुलाता है, खासकर जब आप उम्मीद नहीं कर रहे होते, कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, पर्सनल लगता है। बिल्कुल, ये तुरंत एक व्यक्तिगत जुड़ाव पैदा करता है। ये दिखाता है कि सामने वाला आपको भीड़ का हिस्सा नहीं समझता, हाँ, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में पहचानता है और महत्व देता है। और आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हमारा ध्यान हजार चीजों में बटा रहता है, हाँ, ध्यान भटकता बहुत है। जहां हम अक्सर चेहरों से ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, किसी का नाम याद रखना और इस्तेमाल करना शायद और भी ज्यादा मायने रखता है। आपने सही कहा, ये सिर्फ सम्मान नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि आपने उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, आपने एफर्ट किया, प्रयास किया उसे याद रखने का। बिल्कुल, ये एक संकेत है कि आपने शोरगुल के बीच भी उस व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया। ये छोटी सी कोशिश रिश्तों में गर्मजोशी ला सकती है। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसे? कहीं भी, किसी से ईमेल पर बात करते हुए या मीटिंग में। बार बार नहीं, शायद वो अजीब लगे। हाँ, ओवरडू नहीं करना। हाँ, पर शुरुआत में या बातचीत के दौरान एक दो बार नाम लेना भी एक सकारात्मक माहौल बना सकता है। ये दिखाता है कि आप मशीन से नहीं, इंसान से बात कर रहे हैं। राइट। तो समझने की कोशिश करना, नाम याद रखना, और तीसरा सिद्धांत जी, ईमानदारी से और सच्ची प्रशंसा करना, तारीफ। हाँ, सच्ची तारीफ। तारीफ सुनना किसी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, लेकिन कार्नेगी यहाँ सच्ची और ईमानदारी पर बहुत जोर देते हैं, चापलूसी से बचने की सलाह देते हैं। हाँ, क्योंकि सच्ची प्रशंसा और चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क है। और लोग पहचान लेते हैं। बिल्कुल पहचान लेते हैं। सच्ची प्रशंसा दिल से निकलती है, विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक, और किसी वास्तविक गुण, प्रयास या उपलब्धि पर आधारित होती है। जैसे आप किसी सहकर्मी से कह सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में आपने जिस तरह आंकड़ों को सरल तरीके से समझाया वो कमाल का था। हाँ, ये स्पेसिफिक है जी, ये विशिष्ट है और ईमानदार लगती है। दूसरी तरफ चापलूसी अक्सर अस्पष्ट होती है, जिससे आप तो कमाल के हैं, हाँ, बस ऐसी हवा में, और उसका मकसद अपना कोई स्वार्थ साधना होता है। लेकिन कई बार सच्ची प्रशंसा करने में भी हिचक होती है। कहीं वो चापलूसी ना लगे या कहीं सामने वाला असहज ना हो जाए। ये हिच स्वाभाविक है। बिल्कुल, खासकर कुछ संस्कृतियों में जहाँ सीधी प्रशंसा आम नहीं है।
हाँ। लेकिन इसका समाधान है प्रशंसा को व्यवहार या परिणाम से जोड़ना। अच्छा। जब आप बताते हैं कि आपको किसी के काम की कौन सी बात अच्छी लगी जी। और क्यों अच्छी लगी, तो वो ज्यादा प्रामाणिक लगती है। ज्यादा सच्ची लगती है। ठीक है। और प्रशंसा सिर्फ बड़े कामों की नहीं, छोटे छोटे प्रयासों की भी हो सकती है। जैसे? किसी की समय पर मदद, किसी का अच्छा सुझाव, किसी की सकारात्मक सोच, इनकी भी सराहना की जानी चाहिए। ईमानदारी से की गई प्रशंसा न सिर्फ सामने वाले को प्रेरित करती है, बल्कि विश्वास भी बनाती है और रिश्तों को गहरा करती है। और चापलूसी शायद आपको फौरी तौर पर मतलब टेम्पररी फायदा दे दे, पर लंबे समय में ये भरोसे को खत्म कर देती है। ये बात गांठ बांधने वाली है। सच्ची प्रशंसा झूठी चापलूसी नहीं। बिल्कुल। और अब आते हैं चौथे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। जी। लोगों में उत्साह जगाएं, उन्हें प्रेरित करें, न कि सिर्फ आदेश दें। हाँ, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। कार्नेगी का सुझाव है कि लोगों को इस तरह गाइड किया जाए कि उन्हें लगे कि कोई विचार या समाधान वो उनका अपना है। ये नेतृत्व और टीम वर्क का एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है, लीडरशिप का। कैसे? जब लोगों को लगता है कि कोई विचार उनका अपना है या वो निर्णय प्रक्रिया का, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, तो वे उस काम के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करते हैं, ज्यादा कमिटेड। अच्छा, ओनरशिप महसूस करते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ निर्देश का पालन नहीं कर रहे होते, वे उस काम को अपना मान कर करते हैं, पूरी लगन और रचनात्मकता के साथ। सही बात है। आदेश देने से शायद काम हो जाए, लेकिन प्रेरणा देने से बेहतरीन काम होता है। इसे करने का तरीका क्या हो सकता है? मतलब बिना आदेश दिए लोगों को कैसे प्रेरित करें कि वो काम करें? इसके कई तरीके हैं। एक तरीका है सवाल पूछना। हाँ, सीधे समाधान बताने के बजाय ऐसे सवाल पूछें जो लोगों को खुद समाधान तक पहुंचने में मदद करें। जैसे इस समस्या को हल करने के लिए आपके क्या विचार हैं, या हम इस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, आपके हिसाब से क्या कदम उठाने चाहिए। उनसे आइडियाज मांगना। जी। दूसरा तरीका है सुझाव देना, आदेश नहीं। सुझाव? हाँ, जैसे क्या ऐसा करना बेहतर रहेगा, या मैंने सोचा शायद हम इस तरह कोशिश कर सकते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट तरीका है। बिल्कुल। ये लोगों को सोचने और अपनी राय देने का मौका देता है। उन्हें प्रक्रिया में शामिल महसूस कराना, उन्हें विचारों का स्वामित्व देना, यही प्रेरणा की कुंजी है। और ये सिर्फ मैनेजर या लीडर के लिए नहीं है। नहीं, ये हर किसी के लिए उपयोगी है जो दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, टीम में, परिवार में, कहीं भी। तो ये जो 4 मुख्य सिद्धांत हमने डिस्कस किए, आलोचना से बचना और समझना, हाँ, नाम याद रखना, जी, सच्ची प्रशंसा करना और प्रेरित करना, ये सिर्फ कुछ सतही तरकीबें या लोगों को मैनेज करने के नुस्खे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। अगर इन्हें सिर्फ तरकीब समझकर इस्तेमाल किया जाए तो ये शायद काम भी न करें। अच्छा। हाँ, या इनका असर उल्टा हो जाए, क्योंकि लोग बनावटीपन को पहचान लेते हैं। हाँ, फेकनेस पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल। ये सिद्धांत असल में मानवीय मनोविज्ञान और सामाजिक व्यवहार की गहरी समझ पर आधारित है। ये सहानुभूति, सम्मान और वास्तविक जुड़ाव के बारे में है। यानी एम्पैथी, रिस्पेक्ट और रियल कनेक्शन। जी, जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, ये किताब सिर्फ दोस्त बनाना या प्रभाव डालना नहीं सिखाती, ये हमें एक बेहतर इंसान बनना सिखाती है। बेहतर इंसान? हाँ, ज्यादा समझदार, ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण, ज्यादा सम्मान देने वाला। जब आप ईमानदारी से सामने वाले को महसूस कराते हैं, उनकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं, तो आप सिर्फ रिश्ते नहीं बनाते, तो आप विश्वास और सद्भावना अर्जित करते हैं, ट्रस्ट और गुडविल। और यही शायद इन सिद्धांतों की असली ताकत है। मुझे भी यही लगता है। ये किसी खास स्थिति या रिश्ते तक सीमित नहीं है। नहीं। ये काम की जगह, परिवार में, दोस्तों के बीच, ग्राहक संबंधों में, हर जगह लागू होते हैं। हर जगह। ये हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल हो जाए, मानवीय संबंध और आपसी समझ हमेशा सफलता और खुशी की नींव रहेंगे। सही कहा। तकनीकी कौशल मतलब टेक्निकल स्किल्स हमें काम करने लायक बना सकते हैं, हाँ, लेकिन मानवीय कौशल यानी पीपल स्किल्स ही हमें उस काम में सफल बनाते हैं और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स। जी, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो संक्षेप में कहें तो डेल कार्नेगी की ये क्लासिक किताब हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ हमारे रिश्ते हमारी चतुराई या चालाकी पर नहीं टिके होते, नहीं, बल्कि हमारी ईमानदारी, हमारी सहानुभूति और सम्मान देने की क्षमता पर टिके होते हैं। बिल्कुल। सच्ची दिलचस्पी लेना, आलोचना से बचकर समझने की कोशिश करना, नाम याद रखना, ईमानदारी से प्रशंसा करना और लोगों को प्रेरित करना,
ये सिद्धांत हमें न सिर्फ बेहतर पेशेवर बनाते हैं, बल्कि बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। सही। और यहाँ से एक विचारणीय प्रश्न उभरता है, अच्छा। जो हमें इस चर्चा के बाद सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये सिद्धांत जो 1936 में लिखे गए थे, हाँ। जब दुनिया बहुत अलग थी, बिल्कुल, तो आज की अति कनेक्टेड, तेज रफ्तार और अक्सर आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में, ये कितने प्रासंगिक हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ हम टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा संवाद करते हैं, क्या इन सिद्धांतों का महत्व कम हो गया है? तो या फिर क्या हमें इन्हें आज के संदर्भ में समझने और अपनाने के नए तरीके खोजने की जरूरत है? कैसे तरीके? उदाहरण के लिए, डिजिटल माध्यम पर सच्ची दिलचस्पी या ईमानदार प्रशंसा कैसे व्यक्त की जाए ताकि वो बनावटी ना लगे? हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। इमोजी से आगे कैसे बढ़ें? बिल्कुल। तो इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि तकनीक के इस दौर में मानवीय जुड़ाव के मायने कैसे बदल रहे हैं और कैसे हम इन कालातीत सिद्धांतों को, इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को जीवित रख सकते हैं।